चलो बेटा आप तो बातें कर रहे हो। चलो आप लोग कॉमन निकालो। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स में? कौन चैप्टर हुआ था? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड। आप लोगों को पूरा तैयार हो गया? बताओ तैयार हो गया पूरा? तैयार हो गया हो तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स एंड इनहेरिटेंस एंड वो सॉरी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। ठीक है ना, इस बार बैठो। चलो बेटा आज क्या पढ़ना है हम लोगों को? मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट टॉपिक लिखवा दूं जो नीट में आने वाला है। मैं तरफ ग्रुप पे मैंने मैसेज डाला था इसलिए लिखवा रहा हूँ। कल मैंने पूरी रात बैठ के यही काम किया, परसों रात बैठ के, लेकिन इतने बच्चे आएंगे मुझे पता है लगभग है। चलो ठीक है, तो आज आपको कॉपी निकालो और हम लोग लिखेंगे 90 क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, आप लोग कौन कौन से टॉपिक पे मेन फोकस रखना है। ठीक है, जो आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। ठीक है, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं बचे, आप लोगों को भी तैयार करने होंगे। और मैं ये कहूँगा जो मैं टॉपिक लिखवा रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से 90 क्वेश्चन आ जाएंगे। पढ़ना तो आपको सभी है, लेकिन हाँ 2 दिन पहले इन्हीं टॉपिक को फोकस करना है। और इतना मुझे पता है कि 70 से 80 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आएंगे। ठीक है, यहीं से तो आप लोग हेडिंग डालो इम्पोर्टेंट टॉपिक इन बायोलॉजी नीट 2025। एक्चुअली मैं कल परसों मैंने काम किया था, कल मैं भूल गया था, आज मैंने फोटो मंगा ली इससे। कल आप ज़्यादा दिन मत नहीं रहे ना, 7-8 बजे 7 दिन, तो आप लोग मेहनत से पढ़ सको। मैं बेटा आप लोगों को सुनो, चलो मैं हर एक चैप्टर में आपको लिखवाऊंगा, हर एक चैप्टर की तरफ लिखना है। और आप लोग ये बनाओ, अच्छे में बनाना, और उसके बाद आप लोग सामने लगा लेना जहाँ आप लोग पढ़ते हो। ठीक है, जिससे आप लोग ध्यान रहे कि ये टॉपिक हमें अच्छे से फोकस करना है और पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग नंबर 1 करके चैप्टर का नाम डालना, उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखना उसका। ठीक है, सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम डालो द लिविंग वर्ल्ड। देख लिया? अब इसका टॉपिक लिखो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ये लिखना है और बेटा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में भी आपको जो सही से पढ़ना है वो पढ़ना है ऑर्डर और फैमिली। तो ब्रैकेट में लिखो ऑर्डर एंड फैमिली। समझ गए? किंगडम आपको आता है, फाइलम आपको आता है, क्लास लगभग आपको आता होगा, खाली ऑर्डर और
फैमिली जो लिखा है टैक्सोनॉमी कैटेगरी में ऑर्डर ऑफ फैमिली, वो एक बार अच्छे से देखते आना। जैसे कैनेडी वो लिखा है, फेरेडी लिखा है, उसमें कौन कौन से ऑर्डर आ रहा है, फैमिली आ रहा है, वो सब आपको अच्छे से देखना है। बस वो दो टॉपिक आपको पढ़ना है लिविंग वर्ड में ओनली, ठीक है। और टैक्सोनॉमी कैटेगरी में एकदम फाइनल क्लास में बहुत छोटी बात है, आप लोग सीक्वेंस पढ़े आराम अच्छे से याद होगा, ठीक है। तो आपको टैक्सोनॉमी कैटेगरी में लिखना है ऑर्डर एंड फैमिली, सही है। नेक्स्ट आप लोग चैप्टर का नाम डालो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सेकंड चैप्टर में का नाम डालो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और जिसमें आप लोगों को पढ़ना है बेटा वो पढ़ना है पहला फंजाई, लगा दो, एंड वायरस। अब वायरस के साथ बेलोइड्स और प्रियन से पढ़ लेना, ठीक है, वो पूरा टॉपिक पढ़ लेना। लाइकेन तो आपको बताइए, ठीक है। और फंजाई के बेसिकली आप लोग एग्जाम्पल ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। थर्ड चैप्टर का नाम डालो प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में आपको जो इंपॉर्टेंट है वो एक तो एल्गी टेबल, आपने देखा होगा टेबल बनी हुई है ना, क्लोरोफाइसिन, थियोफाइसिन, रोडोफाइसिन की, और वहां पे ध्यान रखना फ्लैजेला का जो नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। कौन से में अनइक्वल है, कौन से में इक्वल है, कौन से में एब्सेंट है, सही है। तो एल्गी टेबल हो गया। इसके बाद आपको पढ़ना है ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स का लाइफ साइकिल, जो मैंने आपको बताया था कि कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, कौन किसके ऊपर नहीं डिपेंडेंट रहता है, सही है। कौन डोमिनेंस शो करता है, कौन नहीं करता है, वो यानी कि मैं लिख दे रहा हूँ ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। लाइफ साइकिल, ठीक है। और बेटा इसके बाद आप लोगों को चौथा जो पढ़ना है वो पढ़ना है डिफरेंसेस बिटवीन साइकस एंड पाइनस। तो नेक्स्ट देखो डिफरेंसेस बिटवीन साइकस एंड पाइनस, ठीक है। ये आपको पढ़ना है प्लांट किंगडम में, जो आपको याद रखना है। ये साफ राइटिंग में आराम से लिखना, कहीं रफ वर्क कर रहे हो रफ वर्क मत करो। ये आपके नीट का सवाल है बायोलॉजी में 90 क्वेश्चंस का। अगर मुझे ऐसे ही लिखवाने होते तो मैं रैंडमली बोल सकता हूँ, मुझे पता है कहाँ क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैंने इस पे आराम से बैठ के 1-2 घंटा दिया इसको, तब लिखे थे आराम से, देख लिया। इसके बाद हेडिंग डालो, नेक्स्ट चैप्टर का नाम लिखो एनिमल किंगडम। नेक्स्ट चैप्टर का नाम एनिमल किंगडम, और इसमें सारे के सारे एग्जाम्पल्स लिखो, ऑल एग्जाम्पल्स। और ध्यान रखना है एक फाइलम, हर एक फाइलम से उसका यूनिक फीचर ध्यान रखना है। यूनिक फीचर का मतलब समझ रहे हो आप लोग? जैसे अगर मैं पोरीफेरा की बात करूं तो वहां पे यूनिक फीचर क्या है बताओ? वाटर कैनाल सिस्टम। ऐसे सीएनडी की बात करें तो मेटाजेनेसिस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऐसी अगर हम टीनोफोरा की बात करें तो बायोलुमिनेसेंस। कैरेक्टर ध्यान रखना। प्लेटीहेल्मिन्थेस की हेलेम सेल हो गया, ये सीडोमेट होते हैं, अकेला फाइलम है। इसके बाद सीडोसीडोमेट अगले वाला फाइलम है, तो ये सब यूनिक फीचर होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो कॉमा का आगे लिखो यूनिक फीचर, ऑल एग्जांपल्स कॉमा यूनिक फीचर, ठीक है। और आज से तैयार करने लगना है टॉपिक, अगर किसी का तैयार नहीं है, ठीक है। और कल से आप लोग हम चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आप लोग ये बताना कि इन टॉपिक में आपको कौन सा अभी भी वीक है, ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट चैप्टर का नाम बता दो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स।
मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। इसका पहला लिखो टॉपिक इनफ्लोरेसेंस, जिसमें रेसिमोस और क्या आता है साइमोस। तो लिखो इनफ्लोरेसेंस, कॉमा जो एस्टिवेशन है, एस्टिवेशन उसके डायग्राम ध्यान रखना विद एग्जांपल्स, सही है। तो कॉमा लगा के लिखो एस्टिवेशन। और इसके बाद आपको पता है प्रेजेंटेशन, वहां से भी डायग्राम से क्वेश्चन आ जाएगा, वहां से पूछेगा कौन सा टाइप का ये प्रेजेंटेशन होता है। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पूरा पढ़ो, लेकिन आप लोग विद डायग्राम उसका कौन सा टाइप है वो पढ़ लेना बस खाली, ठीक है। तो लिखो एस्टिवेशन कॉमा प्रेजेंटेशन, लिख दिया। और बेटा एक बात और ध्यान रखो, जैसे यहाँ पे फाइलोटैक्सी था सारा था, वो सबके एग्जाम्पल्स आप लोग पढ़ लेना एक बार। तो अगले कॉमन ले लो ऑल एग्जाम्पल्स, यहाँ से भी एग्जाम्पल्स बहुत कुछ रहते हैं। ये 3 टॉपिक वैसे हो गए और साथ में क्या हो गए एग्जाम्पल्स। तो आप लोग लिखो कॉमा एग्जाम्पल्स। अब चैप्टर का नाम लिखो एनिमल किंगडम, वो सॉरी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसमें पहला आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। क्या पढ़ना है? वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। आप लोग वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम समझ रहे हैं? इसमें जाइलम फिलामेंट में पढ़ा है, यानी कि कौन सा कॉन्जॉइंट है, कौन सा ओपन है, कौन किस में पाया जाता है, ठीक है। और दूसरा आपको पढ़ना है टीयर्स ऑफ लीफ, जिसमें हमें पढ़ना है कि लीफ आइसोबाइलेटरल लीफ और डॉर्सोवेंट्रल लीफ, जो दोनों लीफ के टाइप हैं, किसमें कौन से मीजोफिल सेल है, किसमें स्पॉन्जी है, किसमें पेलिसेड है, वो वाला टॉपिक, ठीक है। तो आप लोग नेक्स्ट लिख लो टीयर्स ऑफ लीफ। बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है, एनाटॉमी। नेक्स्ट चैप्टर का नाम लिखो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। यही तो है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसमें बेटा आपको पता है क्या पढ़ना है? पहला लिखो डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल कॉकरोच। डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल कॉकरोच, और साथ में फ्रॉग भी, मतलब फ्रॉग और कॉकरोच का मेल और फीमेल में डिफरेंस पढ़ लेना उसका। अब आप लोग ये मत करना कि खाली यही पढ़ना है, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ ये मेन फोकस करना है इनमें, बकाया तो आप लोग ओवरऑल पढ़ के जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नाम लिखो सेल। हाँ इतना पता है कि 7-8 साल से 8-9 साल से पेपर देख रहा हूँ लगातार नीट का, तो उसका अनुभव आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर नाम लिखो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। देख लिया? इसमें मेरा बेटा पहला लिखो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। दूसरा लिखो कॉमा लगा के साइटोस्केलेटन। जहां मैंने आपको बताया था अरेंजमेंट, पता है आप लोगों को? अरेंजमेंट जहां बताया था, अरेंजमेंट का मतलब कि सीरिया ऑफ फ्लैजेला में कैसा अरेंजमेंट होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का 9+2 बताया था। तो वो डायग्राम अच्छे से देखना है आपको, ठीक है।
और तीसरा लिखो बेटा प्लास्टिड। यहाँ पे आपको ये पढ़ना है कि टाइप ऑफ प्लास्टिड जो होते हैं स्ट्रक्चरल होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं स्टोरेज वाले होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं कलर्ड वाले। तो आपको डायरेक्ट लिख लो प्लास्टिड, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको इतना। नेक्स्ट चैप्टर नाम डालो बायोमोलिक्यूल्स। किसी को ये फोटो नहीं लेना, लिख नहीं रहा है, लिखो वरना पढ़ लो। देखिए सही है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम देखो बेटा बायोमोलिक्यूल्स। पानी किसमें ठंडा है ठंडा। आधा बोतल भी नहीं है। आप लोग घर से लेके आते भर के लेके आए गर्मी इतनी बढ़ती क्या किया जाए। अगले लिखो बेटा बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। इसमें लिखो पहले बायोमोलिक्यूल्स लिखो। बेटा पहले तो आपको ध्यान रखना है वो जो बायोमोलिक्यूल्स में डायग्राम का पेज है, है ध्यान आपको स्ट्रक्चर, उससे एक क्वेश्चन तो आएगा आएगा। तो आप लोग पहले लिखो डायग्राम, खाली डायग्राम लिख लो, समझ जाओगे आप लोग बायोमोलिक्यूल्स में। आप दूसरा लिखो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। वो टेबल में नहीं है, वो देख के जाना है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इसके बाद देखो बेटा पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड हो गया। और लिखो एंजाइम। ये वाले टॉपिक आपको देख के जाना है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स में क्या क्या, वो डायग्राम वाला पेज, इसके बाद सेकेंडरी मेटाबोलाइट टेबल है जो वो, और इसके बाद पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल से जाना है, और चौथा क्या है एंजाइम, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नाम लिखो सेल साइकिल सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसमें लिखो पहले लिखो सेल साइकिल, खाली वो डायग्राम है जो वो एक बार अच्छे से देख लेना है, ठीक है। सेल साइकिल, और दूसरा लिखो प्रोफेज फर्स्ट, बस। प्रोफेज फर्स्ट में कौन सी बात कर रहा हूं मैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, पैकाइटिन और डाइकाइनेसिस, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर नाम क्या सीक्वेंस गलत हो गया मेरा, हां मैं बता रहा हूं। इसके बाद लिखो नेक्स्ट चैप्टर फोटोसिंथेसिस। अब देखो फोटोसिंथेसिस में क्या है आपको पढ़ने के लिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है डिफरेंसेस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है।
कहाँ पे पीएस फर्स्ट पीएस ओनली पीएस फर्स्ट इन्वॉल्व होता है, कहाँ पे दोनों होते हैं, कहाँ वाटर स्प्लिटिंग होती है, कहाँ पे नहीं होती है। सही है ये सब टॉपिक। तो लिखो पहला डिफरेंसेस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। और दूसरा लिखो, और दूसरा मैं आपको बताऊंगा, पता है क्या याद करके जाना है आपको, वो C3 और C4 की टेबल है जो, वो एक बार अच्छे से पढ़ लेना, बस बात करना। वो टेबल है जो मैंने कल लगवाई थी आपको, देखो होगी C3 और C4 लिखा हुआ है दोनों, ठीक है। उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो तो लिख लो, C3 एंड C4 टेबल। आप लोग याद नहीं आ रहा है कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, कैसे कैसे याद नहीं आ रहा है? चलो नेक्स्ट चैप्टर नाम लिखो रेस्पिरेशन। यहाँ देखो आप लोग ध्यान से बेटा, यहाँ आपको पहले तो ग्लाइकोलाइसिस जो है, ग्लाइकोलाइसिस होता है उसमें कहाँ एटीपी बन रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, वो याद रखना है। दूसरा क्रेब साइकिल, कहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन। अच्छा आपको बताओ, मैं क्वेश्चन पूछूं आप लोगों को, बताओ क्रेब साइकिल में कितनी जगह डीकार्बोक्सिलेशन होता है? कितनी जगह? मतलब CO2 कितनी जगह रिलीज होता है? कितनी जगह? सब लोग कभी श्योर हो? पक्का? और लिंक रिएक्शन होता है, यहाँ पायरेमिक एसिड से एसिटाइल कोई बनता है, वहाँ भी होता है, मतलब 3 जगह होता है टोटल। कितनी जगह होता है? 3 जगह। ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा कि पूरा रटो बैठ के, लेकिन कहाँ डीकार्बोक्सिलेशन होना है, कहाँ पे एटीपी बन रहा है, वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे लिख लो, ग्लाइकोलाइसिस कॉमा क्रेब साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस कॉमा क्रेब साइकिल। और ETS में मैंने बताया था जो इलेक्ट्रॉन का सीक्वेंस है वो साइटोक्रोम B1C ऐसे का है सीक्वेंस, ये वगैरह वो, और कॉम्प्लेक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 जो हैं उनके साथ क्या क्या है वो जो एंजाइम के नाम, वो समझ गए। तो पूरा नहीं पढ़ना, लेकिन मैं लिखवा दे रहा हूँ खाली ETS, ठीक है। आप लोग याद बस यही करना। अब आप लोग बताओ, ये मत सोचना कि सर ने सब लिखवा दिया। यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, ग्लाइकोलाइसिस को ध्यान रखना, जहाँ एटीपी बन रहा है, कहाँ जहाँ खर्च हो रहा है, सही है। और एंजाइम एक साथ, क्रेब साइकिल में कहाँ CO2 निकल रहा है, कहाँ पे एटीपी बन रहा है, कहाँ क्या हो रहा है वो। और ETS में कॉम्प्लेक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और 5 के बारे में, ठीक है। चलो अगला चैप्टर नाम लिखो, कौन सा है? प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें टॉपिक लिखो पहला ग्रोथ रेट ग्राफ, जो ग्राफ है वो ध्यान रखने हैं। ग्रोथ रेट ग्राफ कॉमा PGR फंक्शन। PGR का मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी कि हार्मोन के फंक्शन। तो लिखो PGR फंक्शन। देख लिया? अब नेक्स्ट चैप्टर का नाम लिखो ब्रीथिंग। और जो आपके फ्रेंड यहाँ है अपने सिस्टर और भाई बहन को दे देना, ठीक है। ये बता देना कि क्या क्या कौन सा लिखवाया है। ऐसा कोई है इसके जोड़ीदार नहीं आया है? तुम्हारा तो आया जोड़ीदार, सही है। चलो ब्रीथिंग लिख लिया।
इससे पहले लिखो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। बेटा वॉल्यूम में बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? कैपेसिटी। और वो तब निकाल पाओगे जब वॉल्यूम याद होंगे। तो लिखो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। देख लिया? कॉमा लगाओ। इसके बाद लिखो ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 में लगभग सारा याद कर लेना। वहां से लग रहा है 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। एक तो वो ध्यान रखना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बनता है तो क्या कंडीशन होती है, बताया था कल, परसों बताया था। और जब डिसीजन होता है तो क्या कंडीशन होती है, ठीक है? कंडीशन ध्यान रखना। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि कैसे कैसे होता है, ठीक है? वो भी सब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बेटा लिखो, चैप्टर का नाम लिखो। नेक्स्ट कौन सा है? बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। लिख लिया चैप्टर नाम? इसमें पहला टॉपिक लिखो बेटा रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? डिफरेंट पार्ट में जो क्या किसका रिएक्शन होता है, सही है? वो ध्यान रखना है। तो पहला टॉपिक लिखो रीएब्जॉर्प्शन। दूसरा लिखो काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये मैं किसका लिखवा रहा हूँ बेटा? गलत लिखवा दिया मैं, थोड़ा भूल रहा हूँ। हाँ मैं क्या लिखवा रहा हूँ? बॉडी पे लिखवा रहा हूँ ना। अरे मैं ये रिलेशन कहाँ से आ गया भाई? ये काट दो रिलेशन। बॉडी पे से लिखवा रहा हूँ ना। देखो ECG, सॉरी ECG। मुझे थोड़ी नींद सी आ रही है। ECG लिख लिया? इसके बाद देखो कार्डियक साइकिल। देख लिया? और तीसरा लिखो WBC टाइप्स। हाँ वो ध्यान है, नैना लागे मोरे एक बार, लेकिन ये ध्यान नहीं रखना है, ये तो सबको पता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कौन सा कितना क्या फंक्शन करते हैं, सही है? तो WBC टाइप पहला, दूसरा ECG और तीसरा कार्डियक साइकिल, ठीक है? अब चैप्टर नाम लिखो नेक्स्ट एस्पिरेशन। पानी खत्म हो गया, अभी हो रहा है? अभी इसमें लिखो बेटा, वो अभी क्या था रीएब्जॉर्प्शन। क्या लिखना है? रीएब्जॉर्प्शन। दूसरा लिखो बेटा रास मैकेनिज्म। जो उस दिन मैंने समझाया था ऑटो रेगुलेशन वाली वो किडनी था जो जिसमें हार्मोन के फंक्शन है पूरे, सही है? वो वाला ध्यान रखना है। और तीसरा ध्यान रखना है काउंटर करंट मैकेनिज्म। बस ठीक है? कौन सा? रास मैकेनिज्म। ये लिख लो ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी, जिसमें हार्मोन, ये लिख लो हार्मोन जितने भी हार्मोन्स के फंक्शन है वो सब विज्ञान में मिलते हैं, ठीक है? अरे वो था नहीं, रेनिन का सिक्रेशन होता है जेजी सेल से, वो मैकेनिज्म क्या बोलते हैं? रास मैकेनिज्म। देख लिया? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा चैप्टर है? लोकोमोशन एंड मूवमेंट।
इसमें देखो लोकोमोशन में पहला देखो जॉइंट्स। देख लिया। और दूसरा देखो लाइट एंड डार्क बेड। डिजीज में इसलिए लिखवा रहा हूँ, लगभग आपको सारी चीज देख लेना। तो इसमें कोई ऐसा क्या लिखवाऊँ कौन चीज आएगी? अब इतना तो मैं अगर समझदार तो इतना ही अगर होता कि ये वाली चीज आएगी गॉड तो फिर मुझे भाई पता कितने रुपए देते लोग। हाँ एक मैं ये मानता रखता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा इस टॉपिक से। जो आपको मैं लिखवा रहा हूँ टॉपिक यहाँ से लगभग आपके 80 क्वेश्चन नहीं होंगे, 10 क्वेश्चन होते हैं बाहर से होंगे। लेकिन अब कुछ चीजें से आपको एग्जाम्पल हो गए सारे पूरी किताब के, या डिजीज वगैरह हो गई न्यूरोलॉजी की, वो भी याद रख लेना। इसके बाद डाटा हो गया, डायग्राम हो गए इतने, वो तो अपने आप कर लेना बस सारा बार, ठीक है। लेकिन ये टॉपिक ऐसा होता नहीं है। अभी तो आपको कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन 2 दिन बचेंगे कि परसों पेपर है, तो आपको एक बार मन में आएगा यार क्या क्या पढ़ लें, पूरी किताब तो नहीं पढ़ सकते ना ये करके। तो आपको ऐसी जरूरत पड़ती है कि यार देखने कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ये टॉपिक जल्दी देखना, ठीक है। और ये देखना अभी से, लेकिन उसके बाद बहुत जल्दी देते हैं। ये ऐसा होता नहीं कि जा रहे हैं तो आराम से बैठे बैठे वहां पढ़ रहे हैं, करते हैं हम लोग ऐसा। जाने के लिए कहीं तो कहां पढ़ेंगे, जाने के लिए कहीं तो कहां पढ़ेंगे, घर में। अरे पेपर नहीं देना है, वो देने जाएंगे। और क्या तुम्हें सोच रहे कि शादी में हम किताब लेके जाएंगे तो वहां जयमाला पढ़ते होंगे, हम इधर पढ़ते होंगे। ये तो दबना नहीं किया था। ऐसे भी होते हैं तो स्टेशन जाते हैं, जैसे कहीं जा रहे हैं नानी घर पे, तो कॉपी ले आए साथ में, स्टेशन बैठ के पढ़ना है। यहाँ ये बच्चे करते हैं, सब लोग वहाँ करते हैं कैसा क्या ना, तो लोग कभी पढ़ते हैं, मेहमान घर पे भी आ जाए तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि मेहमान ही जा रहा है तो साथ में लेके जा रहे हैं। क्या कैसा लेके गई थी अभी में? चलो अच्छा है, अब भी जाती वहाँ पे एक पेज रख दिया होता तो जैसे सब लोग खाना खा रहे, नाश्ता कर रहे, तुम पढ़ रही हो आराम से, क्या रह रही एक जगह बैठ के। वो देखने लगते क्या पढ़ रहे हो, सब क्वेश्चन पूछ रहे सारे क्वेश्चन पूछ। ये प्रियांशी करती, मैं भी ऐसी करती हूँ। ये तो रास्ते में पढ़ती है, मैंने देखा है उसमें टमटम में। अरे तुम लोग बीएससी के एग्जाम देने जाते पढ़ते नहीं जाते हो? मैंने बहुत महान लोग देखे जेएमपी के जो टमटम में जाते हैं जब पेपर देने, तो टमटम में बैठ के पढ़ते हैं बहुत लोग, और यहाँ से बैठेंगे यहाँ से और वहां तक पूरा तैयार कर लेंगे, ठीक है। ये भी होता है, पता है। लेकिन ये तो बहुत कम टाइम है ना। लेकिन हम लोगों ने पीडी का एग्जाम दिया, तो बताया तुम लोगों को, हम देख सर जी सब लोग थे, 4-5 टीचर ही थे, तो हम लोग वहाँ तक कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा था, बिल्कुल जीरो, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही नहीं था कोई इसमें। तो अब आज से मान लिया आज पेपर किसका है, सपोज मानो कौन से एग्जाम होते हैं, पेपर बताना, मैंने कर तो लिया एग्जाम, बता दो। अरे कोई टेस्ट बताओ कैसे होते हैं। ऐसे होते हैं जैसे मान लिया उसमें एक दिन को आता है, सुनो कि बच्चों कैसे, छोटे बच्चों को कैसे समझाएं, मानसिक बुद्धि क्या होती है, या फिर बच्चों को कैसे क्वेश्चन, मतलब ये चीजें होती है। हाँ उस टाइप के होते हैं। तो अब लग रहा है कि इसमें देव सर एक्सपर्ट है हमारे, तो उनको बीच में बैठा लिया और खाली बातें डिस्कस करो हम लोग फोन में देख के, कौन कौन से टॉपिक देखिए गूगल पे जाके, ये टॉपिक आते हैं इस चैप्टर में। तो ट्रेन बार में पढ़ते थे, उसके बाद ना बाद में ना पहले। चलो ठीक है, आप लोग पढ़ा करो, आपको अच्छे हो। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग बेटा कौन सा है? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें देखो कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, बस ठीक है। एक ही टॉपिक याद करके जाना। या एक और देखो कॉमन आके टाइप ऑफ न्यूरॉन, टाइप ऑफ न्यूरॉन। तो देखो कंडक्शन ऑफ और दूसरा क्या लिखो बेटा, टाइप ऑफ न्यूरॉन। सही है। फोटो लेना है, किसको ले लो?
लिया? ले ले, मेरा भी ले ले साथ में। मैं कह रहा हूँ मेरा भी ले ले साथ में, क्या होता? ले लिया मेरा? क्या दिखा दो। बोतलें रखी है, तूने इतनी बोतलें खाली रखी हैं। बढ़िया है, ठीक है। चलो अगले बेटा चैप्टर का नेक्स्ट नाम क्या है? केमिकल कोऑर्डिनेशन। हाँ, हार्मोन वाला है। देखो एंडोक्राइन सिस्टम, और इसमें देखो पहला ग्लैंड देखो पिट्यूटरी ग्लैंड, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, महा इम्पोर्टेंट है। पिट्यूटरी ग्लैंड। बेटा दूसरा देखो जो महा इम्पोर्टेंट है, एड्रीनल ग्लैंड। और तीसरा लिखो पैनक्रियास। ठीक है, बस 3 टॉपिक पढ़ना। पैनक्रियास, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर हो गया। अब हेडिंग डालो 12th में डालो, डायरेक्ट चैप्टर का नाम लिखो। कौन सा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें देखो बेटा, लिखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या लिखो? माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, और दूसरा लिखो मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब कुछ बातें ऐसे आपको ध्यान रखनी है। देखो ऐसा नहीं कि मैंने पहले जैसे टॉपिक लिख दिया तो आपको लाइन टू लाइन रामायण की तरह याद कर रहे हो। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कौन से सेल डिप्लॉयड होते हैं, कौन से, बस, ठीक है। तीसरा लिखो पॉलिनेशन। देख लिया? बस ओके। हो गया? चलो नेक्स्ट देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में। इसमें देखो स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके बाद लिखो oogenesis। देख लिया? और मैं एक बात और सुनो, आप लोगों को बेटा ये पता होगा, जब जहां लिखा है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट लिखा है, जहां लिखा है गेस्टेशन पीरियड, वहां में बहुत सारे हार्मोन नाम लिखे हुए हैं। प्लेसेंटल हार्मोन कौन से हैं, ओवरी से कौन से रिलीज होते हैं, वो सारे हार्मोन का नाम याद कर लेना। तो ऐसे लिख लो, क्या लिखोगे? ऐसे लिख लो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल हार्मोन, ठीक है, बस लिख लो। कौन से? गर्भावस्था में रिलीज हार्मोन, हाँ लिख लो गर्भावस्था। ये चैप्टर हिंदी पढ़ाते हुए बड़ा अजीब लगता है, ये खाली ये चैप्टर, इसमें नाम ऐसे थे मुझे समझ नहीं आता कि लिखा क्या है। अभी मैं एक वाला अच्छे पढ़ा रहा था, उसमें अब मैं पहले तो लाइन लिख के समझ जाता हूँ, यहाँ पे इंग्लिश का में लिखा हुआ है, मुझे काफी अनुमान है ऐसा। अब एक वर्ड आया था हिंदी बोलते मैथ में कुछ होता है ना, अब वो मैं लिखवा दिया उसको, अब वो भी इसी बात पढ़ गया सर ये क्या होता है। अब मैं कहूँ भाई हिंदी कैसे ना उसको लड़का होता समझा, लड़की थी, तो मैंने कहा मैं पहले इंग्लिश सर्च कर लूँगा देखा, तो मैंने कहा चलो बताता हूँ। तो हिंदी में कुछ नाम अजीब है इसके चैप्टर में होता था। चलो ये लिखिए बेटा आप लोगों ने, नेक्स्ट चैप्टर नाम लिखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ।
और एक तो नीट वाले बच्चे को समझा दो, बड़े बड़े बच्चे होते हैं, और जो बच्चे फर्स्ट ईयर ट्वेल्थ में होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। देख लिया। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सबसे इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आईयूडी। ये आप लोग ऐसा करो, लिख लो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, आईयूडी में लिखो, सही है। कहीं पिल्स के बारे में पूछ जाए, वैसे तो आपको पता है काफी ज्यादा इसके बारे में। इसके बाद में ऐसे लिखो इनफर्टिलिटी, और इनफर्टिलिटी में ब्रैकेट में लिखो जितनी फुल फॉर्म है वो सब आपको पता होनी चाहिए। इनफर्टिलिटी में फुल फॉर्म है, आईवीएफ हो गया, वो सारी फुल फॉर्म आप करनी है, ठीक है। मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ, लिख लूँ। क्या लिखा? नहीं, यहाँ बहुत महान बच्चे हैं, कुछ तो कॉन्ट्रासेप्टिव कॉन्ट्राडेक्टिव पता नहीं क्या क्या लिखेंगे। घटना की कहेंगे, ये तो टॉपिक मिल ही नहीं रहा है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और दूसरा क्या है? इनफर्टिलिटी। सही है। नेक्स्ट चैप्टर नाम लिखो जेनेटिक्स फर्स्ट, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आराम से लिखो, 5 मिनट पीरियड कुछ जल्दी वाली नहीं है। इसमें लिखो फर्स्ट टॉपिक कोडोमिनेंस। क्या लिखोगे बेटा? कोडोमिनेंस। देख लिया। इसके बाद लिखो सेक्स डिटर्मिनेशन, इसी का है ना, ठीक है। इसके बाद लिखो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ठीक है। और लिखो एक मेंडेलियन डिसऑर्डर। आप लोग कहोगे सर इसमें तो बहुत टॉपिक लिखवा दी बेटा, एक माँ इम्पोर्टेंट चैप्टर भी तो है। माँ इम्पोर्टेंट मतलब सबसे ज्यादा वेटेज जो लिखा है। नेक्स्ट चैप्टर हम लिखो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मोटे तुमने लिख रहा है? अब कर रहा है पागलबंदी वाले काम। बेटा अगर किताब ही आपको इतना जल्दी खोलना होता तो आप लोग फिर हर चैप्टर फॉलो कर इसमें देखो टॉपिक कौन सा है। अच्छा तो पेन से लग रहा है? पेन से पेन नहीं है? क्या कमाल है। किताब अब ये किताब है किसकी, तो किसी बेचना होती है क्या? अपने पास ही रखना है बेटा, तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे तो पढ़ता है, तुम पढ़ रहे हो तो किताब पेन से देखो सब चीजें मिटे ना दोबारा। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट चैप्टर हम लिखो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। लिख लिया? इसमें लिखो पहला लिखो रेप्लिकेशन फॉर्म। रेप्लिकेशन फॉर्म देख लिया? रेप्लिकेशन फॉर्म बोल रहा हूँ, कुछ और नहीं लिख रहा है। क्या लिख रहा है?
लिख लिया। दूसरा लिखो ट्रांसक्रिप्शन। देख लिया। इसके बाद लिखो पैकेजिंग ऑफ डीएनए। और लास्ट लिखो लैक ओपरॉन। लैक ओपरॉन होता है वो लैक ओपरॉन में डायग्राम में ध्यान रखना, ठीक है ओनली। चलो थोड़ी देर बातें कर लो आराम, ठीक है। मतलब टाइम दे रहा हूँ बातों के लिए, बातों के लिए दे रहा हूँ। एक बार टॉपिक देखो अच्छे से, कौन से लिखवाएं। ये हाँ तो और पानी चाहिए लो। गर्म तो पानी बहुत है यार। बहुत गर्म है। नेक्स्ट देखो चैप्टर नाम इवोल्यूशन। देखो इवोल्यूशन लिखे। इससे पहले लिखो बेटा होमोलॉजी। उसमें नहीं है, टैंक पानी नहीं है वहाँ पे है, लेंगे ना इसमें मिलेगा। कल का भैया कह रहे हैं आप लोग गलती करते हो। 3-4 लोगों 1-2 लीटर की बोतल और लाए होते नहीं तो घर में गरम हो जाएगी। अरे चलो पास से आते हैं, बहुत लोग यहाँ पास से आते हैं। कौन कौन आता है पास से? अरे पीलीभीत से कौन कौन आता है? सही बच्चे पीलीभीत से आते हैं। ये आती है, अस्मिता से तीनों आती हैं। आती नहीं हो? ये तो सबसे पास से आती है। प्रियांशी से यहीं से आती है। एक किलोमीटर से तुम 3-2 लीटर की बोतल लेके क्या करो मानी? वो क्लास को पढ़ाया पिलाया करो। नहीं बर्फ तो माफी ले आए। पानी पिलाना होता है सबसे बड़ा वो होता है, आपको पता है? वन का काम होता है, नहीं जानते हो तुम? ठंडा पानी पिलाया करो सबको। तभी आपने देखा होगा जून में वो लगते हैं ना शरबत वाले, लगते हैं इसी चक्कर से। तुम लोग तो जानते हो और से इनसे पूछो नहीं तो। मैंने बताओ गर्मी में पानी पिलाना कितना अच्छा काम होता है। बेटा लिख लिया? चलो उसको याद रखना, दो सारा कह रहे। चैप्टर का लिखो एवोल्यूशन। इसमें पहला लिखो होमोलॉजी, दूसरा लिखो एनालॉजी। क्या लिखा? होमोलॉजी और इसके बाद लिखो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल
देख लिया। और एक टॉपिक और लिखो बेटा, ह्यूमन का एवोल्यूशन। मतलब मैं ऐसे बोलूंगा कि आपको पता होना चाहिए पहले कौन आया उसके बाद कौन आया, ठीक है? तो लिख लो ह्यूमन एवोल्यूशन। मैं आपको इसकी आज वीडियो दिखाऊंगा, मजा आएगा ना ह्यूमन एवोल्यूशन की। देखोगे? अगर टाइम मिला तो दिखाऊंगा, ठीक है? नेक्स्ट देखो बेटा, चैप्टर का नाम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज देख लिया। इसमें पहला आपको ध्यान रखना है जो कौन सी डिजीज किस ऑर्गेनिज्म से हो रही है, तो आप देखो कॉजल ऑर्गेनिज्म। दूसरा लिखो ड्रग्स, ड्रग। और तीसरा लिखो बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर? देख लिया। नेक्स्ट चैप्टर का नाम लिखो, कौन सा है? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये फोटो लेना किसी को दिलो। देख लिया। नेक्स्ट चैप्टर नाम लिखो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। देख लिया। इसमें पहला टॉपिक लिखो सीवेज ट्रीटमेंट। इसमें ब्यूटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है? बेटा ये देखो क्या कर रहा हूँ, ये हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम डालो, क्या लिखा है इसमें? नेक्स्ट देखो, एक और लिखो। इसमें लिखो एंजाइम्स, कॉमन आ लिखो एंजाइम्स। लिखो एंजाइम्स।
अरे जो वो वाला एक टॉपिक होगा एंजाइम जिसमें बायोएक्टिव मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, वो पूरा हेडिंग वो पूरा टॉपिक पढ़ लेना, ठीक है। एंजाइम्स कॉमा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। चलो अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी, जो फर्स्ट वाला है वो बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट। बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट। इसमें पहला लिखो बेटा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कॉमन लगा के लिखो PBr 322। लिख लिया। और इसके बाद लिखो बायोरिएक्टर्स PBr 322। प्लाज्मिड है नहीं जो मैं लिखूं क्या लिखवा रहे हो आपको ये बताओ, लिख रहे हो ठीक। और नेक्स्ट देखो बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर्स अब मैं लिख ही दे रहा हूँ, तुम पता नहीं क्या क्या लिख रहे हो बेटा, सीधा लिख रहे हो। नेक्स्ट देखो बायोटेक्नोलॉजी सेकंड चैप्टर का नाम। इसे पहले लिखो बेटा बीटी कॉटन। दूसरा लिखो पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट, जिसमें RNA आई टेक्निक पढ़ी थी हमने, वो पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। तीसरा लिखो PCR। और इसके बाद देखो ट्रांसजेनिक एनिमल। हो गया ठीक। अब नेक्स्ट चैप्टर का नाम लिखो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसमें देखो पहला ग्रोथ मॉडल ग्राफ। अच्छा आपको ये पता है हम लोगों को यहाँ भी ग्रोथ का नाम आ रहा है और उसमें भी आया था, वो ग्रोथ रेट था और ये क्या है ग्रोथ मॉडल। ध्यान रखना है। यहाँ पे बताओ तो चलता है, बताएगा यहाँ पे कौन कौन सी ग्रोथ मॉडल क्या है, कितने टाइप का होता है ग्रोथ, कौन सा बताओ। चलो तुमने बता दी सही है। और अच्छा था ना कोई उसने इतना हल्के बताया, वो भी नहीं सुन पाया होगा, मैंने सुन लिया। बताना तो बताओ बच्चा यहाँ पे कौन कौन से एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक। इनका इक्वेशन पता है आप लोगों को, बताओ। अब एक दो dn/dt = Rn और एक का है dn/dt = Rn k - n/k, समझ गए, जिसमें कैरिंग कैपेसिटी आती है। वो कौन सा होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ, और जिसमें कैरिंग कैपेसिटी आती है कौन सा होता है एक्सपोनेंशियल। तो वही मैं बोल रहा हूँ ग्रोथ मॉडल ग्राफ, समझ गए। लिखो कॉमन लगा दूसरा लिखो पॉपुलेशन इंटरेक्शन। लिख लिया पॉपुलेशन
इंटरेक्शन, इसमें मैंने लिखवाया था कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव, कौन दोनों में पॉजिटिव होता है, पता है सब लोगों को? चलो बताओ, अस्मिता बताएगी। ये बताओ कंपटीशन में क्या होता है? कंपटीशन हैं? दोनों नेगेटिव। मुझसे पूछ रही है, बता रही हो? तो सही है, हाँ सही है। रश्मि बताओ कंपटीशन में क्या होता है? नहीं पता क्यों? आई नहीं थी, तुम्हें क्यों पता? कैसे पता आई नहीं थी? अरे सही कह रहे हो, पता सब बच्चों से रहता है, कहाँ पढ़ाया था कब पढ़ाया था, मुझे सब भूल गया। चलो गमना बताएगी, बताओ अमर्जिज्म होता है, इसमें क्या होता है? एमनेरिज्म में क्या होता है? एक को फायदा एक को नुकसान। क्यों नहीं पढ़ाई? ये पता है इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तुम बताओ एमनेरिज्म में, तुम बताओ। दोनों कुछ नहीं, ऐसा तो कोई किस टाइप का इंटरेक्शन हुआ भाई जो दोनों कुछ नहीं होगा? तो एमनेरिज्म में एक को नुकसान होता है एक को कुछ नहीं होता है, ना फायदा और ना ही नुकसान। समझ गए? चलो इधर बताना तुम चारों लोगों में से कोई। ये बताओ म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? आपने फेसबुक को देखा है, म्यूचुअल फ्रेंड ऐसा लिख के आता है ना, इसका मतलब क्या होता है? उसमें है इसमें फेसबुक क्या कर रहे हो? अच्छा यहाँ पे ठीक है। तो म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? दोनों को फायदा, जैसे लाइक इन होता है। चलो तुम तीनों का ना, अरे बताओगे नहीं बताओगे? ये बताओ कंपटीशन में क्या होता है? कंपटीशन समझते हो क्या होता है? दोनों फायदा होता है, कैसे? बताओ कैसे? अगर आप कंपटीशन करोगे दोनों को फायदा होगा? दोनों को नुकसान होता है। यार 30-45 तक मान लो। हाँ क्योंकि 3.5 क्लास ठीक है और सही ठीक है नाम बता दें। हाँ बेटा बताओ कंपटीशन क्या होता है? तुम बताओ बताओ कंपटीशन में क्या होता है? हाँ बताओ। अबे गधे अभी एमनेरिज्म पूछा था, अब कॉम्युनलिज्म पूछो। कॉम्युनलिज्म में एक को फायदा एक को कुछ नहीं, और एमनेरिज्म में एक को नुकसान एक को कुछ नहीं, ये डिफरेंस है। समझ गए? तुम बताओ। ये बताओ, अब तो बचे भी नहीं कोई। कौन सा? पैरासाइटिज्म बताओ क्या होता है? और अच्छा पैरासाइटिज्म में ये होता है, और दूसरा कौन होता है? प्रीडेशन में क्या होता है? डिफरेंस क्या हुआ दोनों में? किसकी? मतलब किस में जाती है? तो पैरासाइटिज्म में डेथ जाती है, प्रीडेशन में डेथ जाती है। पैरासाइटिज्म तो होस्ट की तरह रहता है वो। चलो तुम बताओ, ये बताओ म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? कैसे? अरे कोई एग्जांपल तो बताओ। लाइक इन कैसे होता है? क्या होता है? तो हाँ तो कैसे फायदा होता है? तो एक्सप्लेन तो करो।
एल्गी को फंजाई से पैदा होता है, फंजाई को एल्गी से पैदा होता है, लेकिन कैसे होता है ये बताओ? ये नहीं पता है? तुम्हें पता है? ये भी नहीं पता है कि एल्गी फंजाई साथ क्यों रहता है, फंजाई के साथ क्यों रहता है, ये नहीं पता है आप लोगों को? नाइट्रोजन फिक्सेशन। चलो बता रही, हाँ मुझे बताओ ना, बताओ बताओ हाँ बताओ। चलो आपस में बातें कर लो फिर बता देना, ठीक है? चलो नरेश बताओ क्यों होता है बेटा? एल्गी फंजाई साथ क्यों रहते हैं? बैठ जाएगा तो फंगस पोषण देगा, फंगस कहाँ देगा? अबे कदो फंगस तो हाइड्रोटॉपिक होता है, और पोषण कहाँ देगा? एल्गी देता है क्या? तो एल्गी फंगस के लिए खाना देता है, क्योंकि एल्गी कैसा होता है? ऑटोट्रॉपिक, और फंगस कैसा होता है? हाइड्रोटॉपिक। और जो फंगस होता है वो न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करके एल्गी देता है, और दूसरा रहने के लिए जगह देता है, क्योंकि एल्गी हर जगह रह नहीं सकती, फंगस हर जगह ग्रो कर सकता है अलग अलग। समझ गए? चलो इतनी बात दिक्कत थी आप लोगों को। चलो तो ये पॉपुलेशन इंडेक्स समझ गए बेटा। नेक्स्ट चैप्टर आप देखो, हमने क्या लिखा है इसमें बताना? हाँ ये दो टॉपिक हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखो बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, टॉपिक का नाम बहुत सॉरी उसका नाम चैप्टर का नाम। इसमें देखो बेटा, देखो एक बार सुनो मेरी, इसमें क्योंकि एल्गी ऐसा होता है ऑटोट्रॉपिक, सही है, और फंगस साथ में उसे वो भी वाटर टच करा देता है मिट्टी से, क्योंकि एल्गी हर तो न्यूट्रिशन कह रहा था, पोषण कह रहा था। दूसरा सुनो, एल्गी हर जगह रह नहीं सकते ना, एल्गी के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए, और फंगस लगना हुआ रह लेते हैं। देखो नेक्स्ट बायोडायवर्सिटी देखो, बेटा मैंने इकोसिस्टम लिखवा दिया आपको, तो पहले इकोसिस्टम लिखो, या ऐसा करो बायोडायवर्सिटी लिखो फिर इकोसिस्टम लिखना, ठीक है? तो बायोडायवर्सिटी देखो पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी, पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी। जो आपको ध्यान है, जब हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं, साउथ तरफ जाते हैं, तो कितने कहाँ पे हैं एनिमल, तो लिखो पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी। कॉमा लगाओ और लिखो इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू लिख लिया। इसके बाद लिखो, अच्छा एक बात और सुनो, यहाँ पे सारा डाटा याद कर लेना। डाटा का मतलब कि कौन कितने मैमल्स कहाँ पे हैं, सही है, कौन कितने एम्फीबियंस कहाँ पे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे लिख लो ऑल डाटा, सही है।